हेलो, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून सर। गुड सर। आफ्टरनून। ठीक है, आज काफी इंपॉर्टेंट चीजें करेंगे अपन। एक बार मैं मैसेज वापस डाल देता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था आर्गन प्लेन के बारे में, है ना? ठीक है, कि आर्गन जितना भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है हम इसी पे इसको डिनोट करते हैं। तो आज हम वापस से कुछ फंडामेंटल चीजें अच्छे से कवर करेंगे। ध्यान से समझते रहना और नोट्स भी बनाना तो बनाते रहना। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे रियल एक्सिस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर होती है, यहाँ पे कौन सी होती है? इमेजिनरी एक्सिस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं कहीं पे भी डिनोट कर सकता हूँ, एक पॉइंट डिनोट करेगा। फॉर एग्जांपल Z1 में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रहा हूँ 2 + 3 i। तो आपको पता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। रियल पार्ट इसका 2 है, इमेजिनरी पार्ट इसका 3 है। तो यहाँ पे ये वाला ये पॉइंट जो होगा ये डिनोट करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर आपका Z1, है ना? अब इससे रिलेटेड और भी चीजें आगे आज हम पढ़ेंगे। एक होता है हमारा मॉड्यूलस और एक होता है हमारा आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अच्छा। और भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, और भी मान लो डिनोट करना हो आपको, फॉर एग्जाम्पल Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है -2 i। तो क्या बता सकते हैं -2 i कहाँ पे लाई करेगा? वाई एक्सिस। y एक्सिस पे लाई करेगा कहाँ पे? अब पॉजिटिव y कि नेगेटिव y? नेगेटिव वाई। नेगेटिव y। तो यहाँ पे y एक्सिस पे ये जो पॉइंट होगा ये Z2 यहाँ पे लाई करेगा, हाँ, है ना? और ये क्या है? प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। अंडरस्टूड एवरीवन? मान लो एक और कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 = -5, ये कहाँ पे लाई करेगा? क्या ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है Z3 = -5? नो सर। हम्म, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों। ये कहाँ पे लाई करेगा? -5 पे। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट 0 है लेकिन रियल पार्ट तो -5 है, हाँ, है ना? यस सर। हरी बात समझ में? मैंने क्या कहा था कल? सारे अपना कॉम्प्लेक्स नंबर एक यूनिवर्सल सेट है, उसी के अंदर सारे रियल नंबर आते हैं। रियल नंबर इज द पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है? अंडरस्टूड एवरीवन? तो यस ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ध्यान रखना। Z3 = -5 पे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, कहाँ पे लाई करेगा? रियल एक्सिस पे। ओके, तो ये इस प्लेन में चीजों को रिप्रेजेंट करने का तरीका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अच्छा, अगर दोनों पॉजिटिव है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। रियल नेगेटिव इमेजिनरी पॉजिटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट। दोनों नेगेटिव तो थर्ड क्वाड्रेंट। रियल पार्ट पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव तो फोर्थ क्वाड्रेंट। अंडरस्टूड? यहां तक समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। अब अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट हमको आज कवर करना है वो है मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट। मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है? कि मान लो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, जिसका रियल पार्ट x है, इमेजिनरी पार्ट y है। तो ओरिजिन से इसका जो डिस्टेंस है ये आपका क्या हो जाएगा? मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द रियल एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल है ये आपका हो जाएगा थीटा। दैट इज द आर्ग्यूमेंट। दैट इज द आर्ग्यूमेंट। अब ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? √(x² + y²). तो मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का वैल्यू क्या हो जाएगा? √(x² + y²। फॉर एग्जाम्पल जेड मान लो ऐसा है 2 + 3 i। तो इसका मॉड्यूलस क्या हो जाएगा? √2² + 3²। अंडरस्टूड? एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो -1 + i। बताओ इसका मॉड्यूलस क्या होगा? टू। हाँ, -1 का स्क्वायर स्केल। + 1 का स्क्वायर, हाँ, है ना? क्लियर हो गया? मान लो 5 i, इसका मॉड्यूलस क्या हो जाएगा? या -5 i का मॉड्यूलस क्या हो जाएगा? √1/5। 5 ही आएगा। √5। आप खुद ही सोचो ना। 5 i कहाँ पे लाई करेगा? यहाँ पे लाई करेगा 5 पे। और डिस्टेंस कितना होगा? ओरिजिन से 5 ही तो होगा।
आ रही बात समझ में कि नहीं Okay, sir. एवरीवन? तो मॉड्यूलस मतलब Yes, किसी भी sir. कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस इज द मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। आर्ग्यूमेंट क्या होता है? आर्ग्यूमेंट मतलब जैसे अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हुआ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉजिटिव एंगल होगा थीटा, या फिर इसको चलो एक काम करो, अल्फा ले लो। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल मान लो अल्फा, सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल लो गया पाई माइनस अल्फा, जहां पे अल्फा क्या है? पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल होगा माइनस टाइम्स अल्फा, और यहाँ पे होगा माइनस पाई प्लस अल्फा। ठीक है, तो ये चारों क्वाड्रेंट के एंगल है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ तो पॉजिटिव एंगल अल्फा, पाई माइनस अल्फा फर्स्ट का अल्फा, सेकेंड का ये, थर्ड का ये, इसको बना लो, और फोर्थ का ये। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जिस क्वाड्रेंट में होगा उसके हिसाब से आप आर्ग्यूमेंट लिख सकते हो। ठीक है, जहां पे अल्फा कैसे निकालेंगे? अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ तो मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयोटा बी, मान लो ए भी पॉजिटिव बी भी पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो अल्फा आ जाएगा आपका टेन, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी बी बाई ए, तो अल्फा आ जाएगा टेन इनवर्स बी बाई ए, या फिर मॉड बी बाई ए। अल्फा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या होगा? टेन इनवर्स मॉड बी बाई ए। ठीक है, चाहे कहीं पे भी हो, टेन इनवर्स मॉड बी बाई ए। ऐसा क्यों होता है? देखो मान लो एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है मान लो ए प्लस आयोटा बी, तो ये कोऑर्डिनेट आपका ए कोमा बी होगा, इसको ज्वाइन कर दिया आपने, ये एंगल आपका क्या हो गया? थीटा या फिर अल्फा, थीटा या फिर अल्फा हो गया, हाँ है ना? ये डिस्टेंस कितना है? ए, ये डिस्टेंस कितना है? बी, तो यहाँ से टेन अल्फा बी बाई ए आ जाएगा, हाँ है ना? बोलो एवरीवन। तो अल्फा कितना आ जाएगा? टेन इनवर्स बी बाई ए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए यहाँ पे क्या लगा दिया? मॉड लगा दिया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो अल्फा होगा वो क्या होगा? टेन इनवर्स मॉड ऑफ बी बाई ए, टेन इनवर्स मॉड ऑफ बी बाई ए। क्या ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक सबको? Yes, sir. ठीक है, तो ध्यान रखना, अभी वो बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इस पे अपन, डोंट वरी। चलो, जैसे यहाँ पे बहुत अच्छे छोटे छोटे एग्जांपल है, फटाफट इन सब के मॉड्यूलस और आर्गुमेंट निकालो फास्ट। जल्दी से मॉड्यूलस और आर्गुमेंट निकालो चारों, चारों का। डन एवरीवन? ठीक है, देखो फटाफट एक बार आंसर मैच कर लेना। फर्स्ट पार्ट का मॉड्यूलस कितना आ रहा है जल्दी बता दो। √2. Root 2. अंडर रूट टू, वेरी गुड। वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर कितना आ जाएगा? रूट 2। अब ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, तो आर्ग्यूमेंट के, आर्ग्यूमेंट ऑफ द जेड फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या होगा? अल्फा ही होगा, हाँ है ना? बोलो। टेन इनवर्स मॉड बी बाई ए कितना हो जाएगा? टेन इनवर्स ऑफ वन। 45. टेन इनवर्स वन कितना होता है? 45. 5/4। अंडरस्टूड? कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर हो गया? Yes, sir. सेकंड, अब ये इसका मॉड्यूलस क्या होगा?
बोलो कितना आ रहा है? 2 2 2, है ना? और आर्ग्यूमेंट? 5/3 हाँ, पहले बता कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में है ये, बोलो। और सेकंड हाँ, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट क्या होता है? पाई माइनस यस अल्फा, सर एवरीवन। हाँ, है ना? सेकेंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट क्या होता है? Yes, पाई sir. माइनस अल्फा। तो कितना हो जाएगा? पाई माइनस अल्फा। अल्फा कैसे लिखोगे? टेन इनवर्स मॉड बी बाई ए। फर्स्ट अल्फा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल। टेन पाई माइनस टेन इनवर्स मॉड बी बाई ए, √3/-1। तो प्लस √3 ही हो जाएगा। और टेन इनवर्स √3 कितना होता है? 5 5/3 5/3। आपका फाइनल आंसर कितना आएगा? 2/3 तो ध्यान रखो, अभी जो सिखाया था ना वही है, बस ये ध्यान रखना है आपको आर्ग्यूमेंट कहाँ पे होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो क्या होगा? पाई माइनस अल्फा। चारों के एंगल बताए थे ना मैंने। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो अल्फा, सेकंड में हो तो पाई माइनस अल्फा, थर्ड में है तो माइनस पाई प्लस अल्फा, फोर्थ में होगा तो माइनस अल्फा। और अल्फा निकालने का तरीका क्या सिखाया है? टेन इनवर्स मॉड बी बाई ए। अंडरस्टूड? अल्फा निकालने का तरीका क्या है? टेन इनवर्स मॉड बी बाई ए। चलो जल्दी से अब बताओ ये वाला, इसका आर्ग्यूमेंट कितना है, मॉड्यूलस कितना आ गया? 2 वापिस 2 ही आएगा, हाँ, है ना? और आर्ग्यूमेंट? यस सर -5 + 5 हाँ। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट क्या होता है? माइनस पाई प्लस अल्फा। माइनस एवरीवन अंडरस्टूड? और अल्फा मतलब टेन इनवर्स मॉड बी बाई ए। तो -पाई प्लस पाई/6 कितना हो जाएगा? -5 पाई/6। यही आ रहा था, अंडरस्टूड? अभी लास्ट, ये फोर्थ, ये कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। 4 तो आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा? -π/4 आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस अल्फा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? माइनस अल्फा। ये आपका किसमें है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? माइनस अल्फा। माइनस अल्फा मतलब माइनस ऑफ टेन इनवर्स मॉड बी बाई ए। कितना हो जाएगा? -पाई/4। अंडरस्टूड? यस सर ठीक है, तो ये देखो फंडामेंटल कुछ क्वेश्चन थे, अब आपको आर्ग्यूमेंट मॉड्यूलस आ जाना चाहिए लगाना। एक और बहुत इजी क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन दिखने में अजीब था लेकिन क्वेश्चन था इजी। जेई मेंस 2023 में आया था। बोला कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड दिया हुआ है, Z1 जेड के टर्म्स में दिया हुआ है, तो पूछा Z1 का आर्ग्यूमेंट क्या होगा। तो सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। ये जो Z1 दिया हुआ है इसको क्या कर लोगे? सिंप्लीफाई। 1 प्लस आयोटा जेड बार अपॉन, अच्छा यहाँ पे एलसीएम ले लेना, जेड इंटू जेड बार इंटू 1 - z+1, और एलसीएम वाला जेड ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुटअप करोगे तो Z1 सिंप्लीफाई होगा, कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा फिर आप उसका आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हो। अंडरस्टूड? और जेड की जगह क्या रख दोगे? 1 प्लस आयोटा। जहां जहां पे भी जेड है उसकी जगह 1 प्लस आयोटा, और जेड बार की जगह क्या आ जाएगा? 1 - आयोटा। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, तो ये डुएबल क्वेश्चन है, आप ट्राई कर लेना, आसान है। देखो आर्ग्यूमेंट को जनरलाइज फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आर्ग्यूमेंट अगर थीटा है या तो थीटा भी लिख सकते हो, या फिर दूसरा लिखने का तरीका क्या है? 2n पाई प्लस थीटा। 2n पाई मतलब वापिस वही जगह आ जाओगे 2 पाई रोटेट करने पे। 2 पाई रोटेट करने पे उसी जगह पे आ जाओगे। तो इसको लिखने के दो तरीके हो सकते हैं, एक थीटा या फिर 2n पाई प्लस थीटा। ठीक है, तो ध्यान रखना। और जो अपन -पाई से पाई में निकालते हैं वो क्या होती है? प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ आर्ग्यूमेंट। वो सब क्या होती है? प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ आर्ग्यूमेंट, जो अभी अपन निकाल रहे थे। माइनस, अपना आंसर अगर -पाई से पाई के बीच में तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, जनरलाइज लिखना है तो 2n पाई प्लस थीटा। अब हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस, ये इंपॉर्टेंट है।
प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस। मॉड्यूलस की कुछ प्रॉपर्टीज जो हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। तो ये सारी प्रॉपर्टी का अगर मॉड, पहली प्रॉपर्टी अगर मॉड z 0 है तो मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर आपका 0 हो रहा होगा। z कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस और z का मॉड्यूलस क्या होगा, सेम। कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस और z का मॉड्यूलस क्या होगा, सेम। प्रोडक्ट में मॉड्यूलस अलग अलग हो जाते हैं, ध्यान रखना। प्रोडक्ट में, डिवीजन में मॉड्यूलस क्या होते हैं, अलग अलग। पावर भी सेपरेट हो जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। प्रोडक्ट में और डिवीजन में मॉड्यूलस क्या हो जाते हैं, अलग अलग। फिर जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट मॉड जेड का स्क्वायर होता है, ये तो मैंने पिछली बार भी बता दिया था आपको। और लास्ट इनइक्वालिटी कि मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2 एंड ग्रेटर एंड मॉड ऑफ z1 माइनस z2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड z1 माइनस मॉड z2। तो ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी यहाँ पे भी वर्क करती है। लिख लो जल्दी से। रिटर्न, एवरीवन रिटर्न। ध्यान रखना, एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग अलग नहीं होता है मॉड, लेकिन प्रोडक्ट में और डिवीजन में मॉड्यूलस फंक्शन को अलग अलग कर सकते हो। अच्छी प्रॉपर्टी है, अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आएगी। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? कोई डाउट? No, sir. जैसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया, पूछे इसका मॉड्यूलस निकाल। अब देखो, अब बहुत बड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। वो पूछा इसका मॉड्यूलस निकालो, कैसे करेंगे? सर पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर मॉडुलस निकालेंगे। हाँ देखो, अगर सिंप्लीफाई करोगे तो बहुत लेंदी जाएगा, हाँ है ना? जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो काफी लेंदी जाएगा। और यहीं पे अगर मैंने प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लिया तो काम हो जाएगा। मुझे क्या निकलना है, मॉड z। तो पूरे पे मॉड लग जाएगा, हाँ है ना एवरीवन? अभी एक प्रॉपर्टी बताई थी क्या, कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर मॉड्यूलस फंक्शन है, क्या वो प्रोडक्ट में और डिवीजन में अलग अलग हो जाता है क्या? Yes. बोलो। तो इनको अलग अलग निकाल के सॉल्व करने में ज्यादा फायदा है, क्योंकि सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो बहुत लेंदी जाएगा और पावर भी अलग हो जाती है, हाँ है ना? अब इन सब की वैल्यू निकाल दो, पुटअप कर दो। क्लियर है एवरीवन? तो देखो, इससे आपकी कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी का अगर इस्तेमाल करेंगे तो जल्दी काम। नहीं तो अगर अपन मान लो सिंप्लीफाई करेंगे, जनरली यही अगर प्रॉपर्टी ध्यान नहीं होती तो बच्चे फिर यही करते हैं मैक्सिमम, कि भाई इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर जो आएगा फिर उसका आर्ग्यूमेंट निकाल, मॉड्यूलस निकालेंगे। लेकिन हमें पता है कि मॉड्यूलस की एक प्रॉपर्टी होती है कि प्रोडक्ट और डिवीजन में अलग अलग हो जाता है, तो हम डायरेक्टली अलग अलग कर देंगे। अंडरस्टूड? अब अलग अलग निकाल लोगे ना, फर्स्ट वाले का मॉड्यूलस क्या आ जाएगा, 3 प्लस आयोटा का अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 1 रूट 10। अगले वाले का क्या आ जाएगा, अंडर रूट 4 प्लस 1 रूट 5। यहाँ कितना आ जाएगा, 25 प्लस 9 है ना, 25 प्लस 9 अंडर रूट 34। 34। यहाँ पे क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 1 रूट 5 की पावर 6। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर दो तो हमारा ये प्रोसेस ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे भी क्या था, प्रूव करना है। तो प्रूव तो डायरेक्ट हो जाएगा, दोनों तरफ मॉड ले लोगे। इन सबके मॉड्यूलस का प्रोडक्ट ये दिया हुआ है, हाँ है ना? दोनों तरफ मॉड ले लेंगे तो देखो यही आ जाएगा, 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा, 1 प्लस 3 आयोटा एंड 1 प्लस एन आयोटा। दोनों तरफ मॉड ले लोगे तो आपके पास यही आंसर प्रूव हो जाएगा। मॉड लेके स्क्वायर कर दोगे तो, हाँ है ना? जो प्रूव करना है, पहले का मॉड मॉड क्या है, रूट 5 रूट 2 रूट 5 रूट 10, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ मॉड लो और दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो तो अपने आप प्रूव हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो बस ये प्रॉपर्टी का यूज करना सिखा रहे हैं और कुछ भी नहीं। क्लियर हो गया यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपको सिखाया भी था, इसका ध्यान रखना।
ज्यादातर उन केसेस में खासकर जहां पे मॉड z अगर आपका 1 है तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो z कॉन्जुगेट को क्या लिख सकते हैं 1/z, या फिर z को क्या लिख सकते हैं 1/z कॉन्जुगेट। इस केस में अगर मॉड्यूलस z 1 होता है तो 1/z की जगह z कॉन्जुगेट आ सकता है और 1/z कॉन्जुगेट की जगह z आ सकता है। बाकी आपको पता ही कि मॉड z इंटू जेड वैल्यू क्या होती है मॉड्यूलस ऑफ z का होल स्क्वायर। ये ट्राई करो, उस दिन सिखाया था वैसे मैंने, एक बार वो कोशिश कर लो। अच्छा बस तरीका बता दो, प्योरली रियल कैसे प्रूव करने का तरीका सिखाया था बताओ। जेड को प्योरली रियल कैसे प्रूव करेंगे, उस दिन नोट करके लिखाया था बताओ। इमेजिनरी पार्ट सर 0 हो जाएगा। हाँ इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा, फिर इमेजिनरी पार्ट के लिए क्या तरीका बनाया था, इमेजिनरी पार्ट कहाँ पे आता है, इन दो को ऐड करने पे इमेजिनरी पार्ट आया था। भूल जाओ तो ऐसे ही लिख लिया करो कॉन्जुगेट के टर्म्स में, जेड मान लो a प्लस आयोटा बी है, जेड कॉन्जुगेट क्या होगा a माइनस आयोटा बी। यहाँ से इमेजिनरी पार्ट कब बनेगा, दोनों को सब्सट्रैक्ट करने पे। जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट से क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ द जेड, यस सर। है ना। जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट क्या है, उस दिन मैंने बताया था प्योर इमेजिनरी पार्ट 0 मतलब जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट क्या होगा 0। लेकिन यहाँ पे अगर सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इंटू आयोटा। तो अगर ये 0 मतलब जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट 0 है, मतलब आप बोल सकते हो जेड इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट, हाँ है ना। क्लियर है, जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू 0 मतलब जेड इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट हो गया। ये प्रूव करना है आपको कि जेड इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट, अगर ये प्रूव हो गया तो काम हो जाएगा। टू प्रूव, ये क्या था टू प्रूव, ये तो प्रूव करना है ना आपको। प्योरली रियल प्रूव करना है, मतलब प्योरली रियल कब होगा, जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट क्या होगा इक्वल होगा, तभी वो प्योरली रियल होगा, है ना। यस सर। ये भी बताया था अलग से मैंने। प्योरली रियल की कंडीशन क्या है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल मतलब जेड इक्वल टू क्या होना चाहिए जेड कॉन्जुगेट। तो इस गिवन डेटा से जेड इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट, अब देखो ये मॉड्यूलस से अलग अलग कर दोगे, अंडरस्टूड। 1 माइनस आयोटा जेड इक्वल टू जेड माइनस आयोटा मॉड। अब आपको क्या निकालना है, जेड इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट प्रूव करना है। ठीक है तो क्या करें बताओ, 1 माइनस, अब देखो यहाँ पे यहाँ तक अपन ने क्या क्या लिखा आगे, मॉड्यूलस को अलग अलग कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, मॉड्यूलस को अलग अलग किया, 1 में मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे क्या है 1 मॉड ऑफ 1 माइनस आयोटा जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड माइनस आयोटा। बताओ क्या तरीका होगा। 1 मॉड ऑफ 1 माइनस आयोटा जेड इक्वल टू जेड माइनस आयोटा, इसको कैसे प्रूव करा गया। मॉड को सॉल्व कर लेंगे सर। लेकिन यहाँ पे मॉड, यहाँ पे तो मॉड कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे अपने पास जेड है ना, जेड खुद एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट अलग अलग नहीं है। सर आर्ग्यूमेंट लेके। नहीं नहीं आर्ग्यूमेंट का कोई यूज ही नहीं है। आपको कुछ समझ में नहीं आया तो एक काम करा करो कि देखो डायरेक्टली मॉड तो नहीं निकाल सकते, एक्स प्लस आयोटा वाई मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई, तो देखो क्या बनेगा, अंडरस्टूड। अब यह मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बनेगा 1 माइनस आयोटा एक्स और माइनस आयोटा स्क्वायर वाई, तो माइनस आयोटा स्क्वायर वाई क्या हो जाएगा आयोटा, मतलब 1 बन जाएगा। एक 1 प्लस वाई माइनस आयोटा एक्स, तो रियल पार्ट इसका कितना है 1 प्लस वाई और इमेजिनरी पार्ट कितना है एक्स। इधर क्या है रियल पार्ट एक्स और इमेजिनरी पार्ट वाई माइनस वन, अंडरस्टूड। अब इन दोनों के मॉड्यूलस इक्वल है, अब आप मॉड्यूलस निकाल सकते हो क्योंकि रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट आपको पता है।
फर्स्ट का मॉड्यूलस क्या आएगा, 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सेकेंड वाला क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। अंडरस्टूड, चेक कर लेना कैलकुलेशन। अंडर रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग करके ओपन करोगे तो इधर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। इधर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, ये माइनस 2y उधर आ जाएगा तो 4y इक्वल टू 0। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, 0। y 0 मतलब हो गया प्रूफ, कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल, है ना। अंडरस्टूड। तो देखो सब ये तरीका बहुत सी बार वर्क कर जाएगा। कभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, ये लाइन याद रखना कॉम्प्लेक्स नंबर की जो मैं बता रहा हूँ, कभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे सॉल्व करे, क्या नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर का असम्पशन मान लो, लेट कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बाय, फिर प्रोसीड करा करो, तो हो सकता है आपका रास्ता मिल जाए। ठीक है, ध्यान रखना है। कि ये अभी रहने देते हैं, बाद में करेंगे इसको। कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको लिख लो इंपॉर्टेंट, इन दो प्रॉपर्टीज को लिख लो, फर्स्ट दो को प्रॉपर्टी को, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर एंड मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। ये प्रूव भी कैसे हुआ, देखो मॉड z का स्क्वायर को z इंटू जेड कॉन्जुगेट लिख सकते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस के स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, z इंटू जेड बार। बस ये रिजल्ट याद रखोगे तो भी अपने आप प्रूव हो जाएंगे। तो z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर को क्या लिखेंगे, z1 प्लस z2 प्लस z1 प्लस z2 बार, मतलब z1 प्लस z2 इंटू z1 बार प्लस z2 बार। अब मल्टीप्लाई कर दो तो z1 इंटू z1 बार कितना होगा, मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर प्लस z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट प्लस z2 इंटू z1 कॉन्जुगेट। देखो ये रिजल्ट ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो सब इसका डिराइव करने का तरीका क्या है, ये याद रख लो, ये तरीका याद रहेगा तो भूलोगे नहीं। क्या तरीका है कि मॉड z का स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, z इंटू जेड बार। मॉड z के स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, z इंटू जेड बार। इज इट क्लियर एवरीवन, बताओ। तो उसी से ये डिराइव हुआ है, ये मेथड याद रखना। सेम माइनस का भी आप डिराइव कर सकते हो, ये रिजल्ट ज्यादा काम का नीचे वाला। अंडरस्टूड। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो इसको, पढ़ लो एक बार ध्यान से, फिर सिखाता हूँ। इस पीपीटी में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ऊपर ही रखा गया है, आपको बस खुद से एक एक बार दो दो बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से, गिवन डेटा उतारो पहले प्रॉपरली। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, जनरली पहली बार में क्लिक नहीं करता कि क्या तरीका अपना है। सॉरी, डिलीट हो गया क्या, ठीक है। तो अब आपको तरीका सिखाता हूँ।
प्रॉब्लम क्या यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे जो कोफिशिएंट आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे 9 दिख रहा है, यहाँ 4 दिख रहा है ना। और मुझे क्या चाहिए, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। पहली बात तो ये 9 और 4 कैसे हटेंगे ये सोचना है। अच्छा, मुझे 9 और 4 यहां से भी रिलेट होते हुए दिख रहे हैं, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो देखो सबसे पहले मॉड Z1 की वैल्यू क्या है, 1 के बराबर। तो Z1 बार को क्या लिख सकते हैं अपन, Z1 बार का होल स्क्वायर भी कितना हो जाएगा, 1। तो Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू, सॉरी, Z1 बार को क्या लिख सकते हो आप, मॉड Z1 बार Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट इक्वल टू 1। अंडरस्टूड एवरीवन। इसी तरह से अगला मॉड क्या दिया हुआ था, 2। तो यहाँ पे देखो 4 क्रिएट करना, तो 4 कैसे क्रिएट होगा, इसका स्क्वायर करके। और Z2 का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, Z2 इंटू Z2 बार। क्लियर हो रहा है। एंड सेम मॉड Z3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। तो Z3 इंटू Z3 बार, तो 9 को ये लिख सकते हैं। तो अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो ध्यान से, 9 की जगह क्या आ जाएगा, 9 की जगह ये लिख सकते हैं। एवरीवन बताओ, Yes. समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना, क्योंकि कोफिशिएंट तो हटाने पड़ेंगे ना। तो 9 की जगह लिख दिया Z2, सॉरी Z3 इंटू Z3 बार। और क्या क्या बचा, Z1 इंटू Z2। 4 की जगह क्या आ जाएगा, Z. Z2 इंटू Z2 बार, Z1 इंटू Z3। और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, Z1 इंटू Z1 बार, Z2 इंटू Z3। क्या इन सब में से कुछ कॉमन दिख रहा है, Z1 बताओ। Z2 Z3 हाँ, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 तीनों में से कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या बचेगा, Z3 बार प्लस Z2 बार प्लस Z1 बार। अलग अलग बार है, आपको पता है कॉन्जुगेट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में अलग अलग हो जाता है। तो आप चाहो तो पूरा कॉमन भी ले सकते हो। अच्छा, ये सब किसके बराबर है, 12 के बराबर। अब यहाँ पे ये मॉड अलग अलग हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का होल बार। हाँ, है ना, क्लियर है। अभी एक प्रॉपर्टी और बताई थी कि Z का मॉड्यूलस हो या Z कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस हो। कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस और Z का मॉड्यूलस सेम ही आएगा, क्योंकि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। हाँ, है ना। अब इनकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3। और यहाँ पे क्या आएगा, कॉन्जुगेट का निकालू या इसका निकालू, बात सेम ही है। यहाँ से ये 6 उधर जाके डिवाइड होगा, आंसर कितना आ जाएगा, 2। 2. यही निकालना था। देखो क्वेश्चन दिखने में टफ था, लेकिन अगर अभी आपके दिमाग में तरीका ध्यान रहेगा तो अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लोगे। हाँ, है ना। बताओ एवरीवन। Yes. ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। ठीक है, मॉड्यूलस हम थोड़ी देर बाद करेंगे। आ, पहले आर्ग्यूमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज आप लिख लो। आर्ग्यूमेंट जो हमने पढ़ा था, इसकी कुछ प्रॉपर्टी फंडामेंटल। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 प्रोडक्ट में होगा तो एडिशन में अलग अलग हो जाएगा, डिवीजन में माइनस हो जाएगा, पावर n आगे आ जाएगी। ध्यान रखना, जेड किसी भी जेड की होल पावर n का आर्ग्यूमेंट पूछा है तो n क्या आ जाता है, आगे आ जाता है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा, Z1 माइनस Z2। प्रोडक्ट में है तो क्या हो जाएंगे, Z1 प्लस Z2। अंडरस्टूड। लिख लो जल्दी से। लिख लिया सबने, इस क्वेश्चन में अप्लाई करो।
7 pi by 3. यस सर 7 पाई बाई 3। 3. 2 pi by 3. अच्छा, कैसे करेंगे? वही तरीका। सर पावर आ गया। हाँ, पावर आगे आ जाएगी, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू 7 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 + √3 आयोटा। आया ना एवरीवन? Yes, sir. अब इसका आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं? अभी सिखाया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में डायरेक्ट एंगल क्या होगा? अल्फा मॉड बी बाई है, तो 7 × π/3। वेरी गुड। ठीक है, अब देखो कुछ और भी चीजें ये हम यहां से प्रूव कर सकते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जेड मेरा यहां रहा, एक्स प्लस आयोटा वाई, ध्यान समझना, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड क्या है? मान लो एक्स प्लस आयोटा वाई, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? एक्स माइनस आयोटा वाई, वो जस्ट इसके नीचे आ जाएगा, क्योंकि रियल पार्ट तो सेम ही है, इमेजिनरी पार्ट क्या है? जस्ट नेगेटिव। तो अगर जेड यहां रहा तो जेड कॉन्जुगेट कहां पे आएगा? जस्ट नीचे, है ना? ध्यान से देखो, ये क्या दिया मैंने, ये जो पॉइंट है ये जेड है आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर ऊपर जेड है तो नीचे क्या आ जाएगा? जेड बार। तो इनके आर्ग्यूमेंट में भी रिलेशन देखो, ऊपर वाले का अगर आर्ग्यूमेंट आपका थीटा है तो नीचे वाले का जस्ट क्या होगा? माइनस थीटा। मतलब जेड का आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार इज इक्वल टू माइनस टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। हाँ, है ना? देखो मॉड्यूलस तो इक्वल था, लेकिन आर्ग्यूमेंट क्या होगा? नेगेटिव टाइम्स। ये समझ में आ रहा है आपको? पहले क्या देखा था अपन ने? जेड बार का जो मॉड है और जेड का मॉड है, मॉड्यूलस दोनों का इक्वल होता है, लेकिन जेड बार का जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या हो जाएगा? माइनस टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। अंडरस्टूड? Yes, sir. इसी तरह से उन्होंने चार वो बता दिया, अगर ये जेड है तो इस साइड इसके जस्ट अपोजिट में क्या आ जाएगा? माइनस जेड। और इसके जेड अपोजिट में क्या आ जाएगा? अगर ये जेड बार है तो अपोजिट में क्या आ जाएगा? माइनस जेड बार। ठीक है, आप बस पहला वाला ये याद रख लेना। ये ट्राई करो एक बार। थोड़ा सोचो क्या तरीका अपनाया जा सकता है, थोड़ा दिमाग लगाओ।
कुछ आइडिया बेटा? गिवन डेटा को ही मैनिपुलेट करना है अच्छे से, थोड़ा सा अगर ढंग से मैनिपुलेट कर लिया तो अपना आप काम बन जाएगा। देखो ध्यान से, सबसे पहले बताओ, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सॉरी, जेड बार प्लस आयोटा ओमेगा बार इक्वल टू 0। आपको निकालना है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इंटू ओमेगा आपको दिया हुआ है पाई। सबसे पहले बताओ यहां से क्या रिलेशन डेवलप करेंगे, इस इक्वेशन के बाद बताओ क्या करूं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, सोचो थोड़ा। जेड बार प्लस आयोटा ओमेगा बार इक्वल टू 0 दिया हुआ है, आपके दिमाग में क्या आ रहा है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए? और सेकंड रिलेशन क्या दिया हुआ है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इंटू ओमेगा, ये पाई है। अच्छा बताओ इसके बाद अगली स्टेप क्या होगी, ये तो बता सकते हो आप? इसके जस्ट बाद क्या लिखूं? सर हाँ बोलो, ऐड कर देंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा, आपका पाई आ जाएगा। तो यहां से आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, पाई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा। अगर ओमेगा का आर्ग्यूमेंट आ गया तो भी अपना काम हो जाएगा। अब ओमेगा का आर्ग्यूमेंट या फिर जेड का आर्ग्यूमेंट में कैसे रिलेशन डेवलप करें? अब यहाँ पे आप बताओ अगली स्टेप क्या करें, जेड बार इक्वल टू आयोटा ओमेगा बार है, अगली स्टेप आपके जो दिमाग में आ रही बताओ। सर इनको कुछ मान लेंगे, जैसे कि ए प्लस आयोटा बी। लेकिन दो है ना, फिर आपको दो मानने पड़ेंगे तो चार अननोन हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? अगर मान लो अजम्पशन मानेंगे तो जेड को भी मानना पड़ेगा, ओमेगा को भी मानना पड़ेगा। तो एक को माना ए प्लस आयोटा बी, दूसरे को मानेंगे सी प्लस आयोटा डी, तो अपने पास चार चार अननोन आ जाएंगे, तो दिक्कत आएगी। मेरे को निकालना है क्या, सिर्फ आर्ग्यूमेंट निकालना है ना? तो क्या कर सकते हैं, मान लो चलो एक को उधर भेज दो। अच्छा ये ऊपर से बार हटाने के लिए क्या सर करें? जो हमारा कौन पाई माइनस आर्गुमेंट ओमेगा है वो भी तो एक आइडेंटिटी है, आर्गुमेंट नहीं ऑफ नहीं, माइनस जेड बार। आप बताओ यहाँ पे जो जेड बार है इसको हटाने के लिए क्या करें? सर इसको माइनस टाइम्स ऑफ जेड लिख देंगे। हाँ देखो, ऊपर से बार अगर हटाना तो क्या कर सकते हो, दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले सकते हैं। हाँ है ना, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या होता है, जेड खुद आ जाता है। दोनों तरफ कॉन्जुगेट लो, बताओ क्या आ रहा है। खुद से करो ट्राई, तभी तो पता चलेगा कहाँ गलतियां हो रही है। डायरेक्ट देख देख के लिखने में पता ही नहीं चलेगा कि आपसे कितना समझ में आ रहा है। दोनों तरफ कॉन्जुगेट लेने पे क्या आ रहा है, करो सेपरेट, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सब जगह अलग अलग हो जाते हैं। तो देखो कितना आ जेड रहा माइनस ओमेगा है, जेड माइनस, ओमेगा आयोटा ओमेगा इज इक्वल टू। हाँ अभी अलग अलग करोगे तो जेड ऑफ जेड बार कितना आ जाएगा, जेड, ओमेगा ऑफ ओमेगा बार कितना आ जाएगा, ओमेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, आयोटा का कॉन्जुगेट, आयोटा का कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा, है ना? अब देखो कॉन्जुगेट एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब में अलग अलग होगा, तो इसमें पहले एडिशन में अलग अलग होगा, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट में अलग अलग होगा, तो ये आ जाएगा। तो जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, आयोटा ओमेगा। जेड जो है और आयो और ओमेगा में एक रिलेशन आ गया मेरे पास, एवरीवन, हाँ है ना? यस सर। अब चाहो तो आप आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए दोनों तरफ आर्ग्यूमेंट भी लिख सकते हो, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो उनके आर्ग्यूमेंट आपस में इक्वल कर दो। क्लियर है? बताओ, सुनना ये वाली स्टेप, दोनों तरफ आर्ग्यूमेंट ले लेते, इधर क्या बनेगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, इधर क्या आ जाएगा, एडिशन में अलग अलग हो जाएंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा। अच्छा बता, आयोटा का आर्ग्यूमेंट क्या होगा,
आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा क्या होगा? आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, देखो ध्यान से, उसको बताओ क्या होगा इसका आर्ग्यूमेंट, कहाँ पे लाई करेगा? नंबर लाइन पे प्लॉट करके देखो आयोटा कहाँ लाई करेगा और उसका आर्गुमेंट क्या आएगा। ये पता होना चाहिए था, जल्दी बताओ। आयोटा बताओ कहाँ लाई, आयोटा की वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी? वाई पे। वाई पे। अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है तो इसका आर्ग्यूमेंट कितना होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा ना, पाई/2। यहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल कितना बना रहा है? एंगल ही तो मेजर करते हो कि नहीं करते हो, बोलो। आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा कितना आ जाएगा? पाई/2। ये पता होना चाहिए। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली रियल है, पॉजिटिव साइड में है, इमेजिनरी की पॉजिटिव साइड में, तो उसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा? पाई/2। ध्यान रखना, भूलना मत। तो यहाँ से एक रिलेशन तो आई क्या मेरे पास? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू पाई/2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा। तो अब चाहो तो वैल्यू पुटअप कर दो। यहीं पे ऊपर ही कर देते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा? पाई पाई सॉरी, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस पाई/2, है ना? इसकी जगह क्या आ जाएगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस पाई/2 इक्वल टू पाई। तो ट्वाइस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू पाई प्लस पाई/2। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना आ जाएगा? 3 पाई/4। 4। अंडरस्टूड? देखो ध्यान से। तो अपन ने क्या किया, दोनों डेटा को यूज कैसे करना वो सीखा। जेड बार प्लस आयोटा जेड बार दिया हुआ था, तो कॉन्जुगेट हटाने के लिए दोनों तरफ कॉन्जुगेट ही ले लिया। तो वहां से रिलेशन आया कि जेड इक्वल टू आयोटा ओमेगा। फिर दोनों तरफ क्या ले लिया? आर्ग्यूमेंट ले लिया। दोनों तरफ आर्ग्यूमेंट ले लिया तो वहां से एक और रिलेशन आ गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? सर ये आर्ग्यूमेंट ऑफ एयोटा दोबारा एक्सप्लेन करना। ठीक है, देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू आयोटा कहाँ पे लाई करेगा? इसका रियल पार्ट 0, इमेजिनरी पार्ट कितना है? 1। तो इमेजिनरी पार्ट 1 है तो यहीं पे लाई करेगा। यस सर। बोलो। तो ये जेड इक्वल टू आयोटा कौन सा पॉइंट है? ये वाला पॉइंट, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे। जेड इक्वल टू आयोटा। अब इसका आर्ग्यूमेंट पूछा था, आर्ग्यूमेंट क्या होता है? रियल पार्ट के साथ एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल होता है वो आर्ग्यूमेंट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे था, इसका आर्ग्यूमेंट यही तो बताया था। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर यहाँ पे आ जाएगा तो एंगल कितना आ जाएगा? पाई/2। अंडरस्टूड? यस सर। तो आयोटा का आर्ग्यूमेंट कितना आ जाएगा? पाई/2। कोई डाउट यहां तक? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। अभी तक अपन ने जितना भी कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट किया किसके फॉर्मेट में किया था? एक्स प्लस आयोटा वाई। अब इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके, एक पोलर फॉर्म और एक यूलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे रिप्रेजेंट होगा? इसी एक्स प्लस आयोटा वाई को पोलर फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है? आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जहां पे आर इज द मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड थीटा, थीटा क्या हो जाएगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। और इस cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को एक और फॉर्मेट में लिख सकते हैं, e की पावर आयोटा थीटा। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ध्यान रखना, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को एक और तरीका लिखने का क्या है? e की पावर आयोटा थीटा। तो जब भी जनरली मेरे पास एक हायर पावर वाली कैलकुलेशन अगर आए, मान लो जेड की पावर 5, 10 ऐसा कुछ आए हायर पावर, तो उस केसेस में मैं यूलर फॉर्म को यूज करूंगा या फिर पोलर फॉर्म को यूज करूंगा। जब भी हायर हायर पावर वाले क्वेश्चन आएंगे तो उसमें हम ये यूज करेंगे। अंडरस्टूड? क्या समझ में आ रहा है आपको एवरीवन? ठीक है, लिख लो इसको अच्छे से। आर 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 कैसे निकालोगे? आर मतलब मॉड्यूलस और थीटा मतलब
आर्ग्यूमेंट, और आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं अभी बताया था, अभी क्वेश्चन भी करेंगे इस पे, ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, अच्छा ये e की पावर आयोटा थीटा का अगर मॉड्यूलस पूछा तो अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1। तो इसका मॉड्यूलस तो 1 ही होता है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे r दिया हुआ है, r इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। एक एग्जांपल ले लेते हैं चलो, जैसे फॉर एग्जांपल z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो और यूलर फॉर्म, एवरीवन 1 माइनस आयोटा को पोलर फॉर्म और यूलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? पोलर फॉर्म बताओ पहले क्या आ रहा है, 1 माइनस आयोटा का पोलर फॉर्म। रूट तो देखो क्या होता है, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आर कितना है बताओ इसका, बोलो आर की वैल्यू कितनी है, रूट 2 2 √2। थोड़ा जोर से बोलो, नहीं पढ़ना हो तो बोलो क्लास एंड करे, अगर पढ़ना हो तो फिर रिस्पॉन्ड भी करो ना, अभी तो सिखाया है, बैठे क्या रहते हो पूरी क्लास में, 1 घंटा में अगर बोल रहा हूँ तो आप थोड़ा बहुत तो रिस्पॉन्स कर सकते हो ना। मॉड्यूलस आर की वैल्यू नहीं पता क्या आप लोगों को, और आर्ग्यूमेंट कितना आ रहा है थीटा, -π/4 -π/4 फोर्थ क्वाड्रेंट का, तो कितना आ जाएगा, आर कॉस -π/4 प्लस आयोटा साइन -π/4। ये पोलर फॉर्म हो गया, आर की जगह मॉड्यूलस आ जाएगा और थीटा की जगह आर्ग्यूमेंट आ जाएगा, और इसी का यूलर फॉर्म क्या हो जाएगा, √2 ई रेस टू पावर आयोटा -π/4। लिख लो इसको। किसी को डाउट हो तो अभी क्लियर कर लो। अब जैसे कहाँ पे काम आ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे पूछा है कि फाइंड -√3 प्लस आयोटा की पावर मान लो 10, बोला √3 प्लस आयोटा की पावर 10 निकालो। अब देखो बहुत हायर पावर है, इसका एक्सपेंशन करेंगे तो लेंदी जाएगा, हाँ है ना, बोलो। और इसी को अगर यस अपन ने पोलर फॉर्म में या यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो काम बन जाएगा, पावर हायर है तो यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसका यूलर फॉर्म बताओ क्या आएगा, सबसे पहले इसका आर 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 निकाल लेते हैं, आर कितना हो जाएगा, आर की वैल्यू 2 आ जाएगी, यस और आर्ग्यूमेंट कितना आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड सेकेंड में क्या होता है आर्ग्यूमेंट, जल्दी बताओ -5 क्या होता है, पाई माइनस अल्फा होता है, अल्फा क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स 1/√3, पाई माइनस π/6 तो कितना आ जाएगा, 5π/6। क्लियर हो गया, आर पता चल गया, थीटा पता चल गया। अब इसको यूलर फॉर्म में बदल देते हैं, आर ई रेस टू पावर आयोटा थीटा, थीटा मतलब 5π/6, समझ आए यहाँ तक, और इसकी होल पावर कितनी है, 10। अब पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 की पावर 10 इंटू ई रेस टू पावर आयोटा 50π/6। क्लियर है यहाँ तक, अब चाहो तो इसको आप कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो अगर 2 की पावर 10 फाइनल वैल्यू भी अगर निकालनी हो। अब ई रेस टू पावर आयोटा थीटा होता क्या है, अभी सिखाया था, ई रेस टू पावर आयोटा थीटा को क्या लिखता हूँ, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो थीटा की जगह आयोटा थीटा, थीटा की जगह क्या है, 50π/6, इसको क्या लिख सकते हैं, 25π/3 प्लस आयोटा साइन
25 पाई/3। अंडरस्टूड? अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हो। 25 पाई/3 को कैसे लिखेंगे अपन? 25, अब 3 की टेबल में 25 के आसपास कौन आता? 24। तो हो जाएगा 24 पाई प्लस पाई, अलग अलग करोगे तो 8 पाई प्लस पाई/3। यहाँ पे भी 8 पाई प्लस पाई/3। तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। Yes, sir. इसको क्या लिख देंगे? cos पाई/3 प्लस आयोटा साइन पाई/3। अब इनकी वैल्यू रख दो तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। cos पाई/3 मतलब cos 60 डिग्री 1/2 प्लस आयोटा √3/2। इसको चाहो तो 2 को बाहर भेज देना, 2 की पावर 9 1 प्लस √3 आयोटा। तो ये आपका फाइनल आंसर है। अब देखो कितनी हायर पावर पूछी थी, 10। नॉर्मल तरीके से अगर अपन करते, नॉर्मल तरीके से अगर आप करते तो बहुत लेंदी जाता। यही अपन ने पोलर फॉर्म और यूलर फॉर्म से किया तो हमारा क्वेश्चन इजी हो गया। तो यहाँ पे आप देखो पावर n यहाँ पे भी बढ़ जाती है, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी को लिख लो, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसकी अगर होल पावर n है तो ये n आपके एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि देखो n थीटा बन जाता, e की पावर n थीटा, ये n अंदर एंगल में चला जाएगा। इसको लिख लो cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ये जो n है पावर n, ये एंगल के साथ क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। लिख लो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर n को आप क्या लिख सकते हो? cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। इज इट अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। तो अपन ने बहुत कुछ सीखा आज के लेक्चर में, तो जो जो भी पढ़ाया ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, आपकी रिसोर्स शीट पे जहाँ पे इसकी रिकॉर्डिंग अपडेटेड है, वहां पे मैंने मॉड्यूल और पीवाईक्यू की एक वर्कशीट भी अपडेट कर दी है, कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है। तो वहां से आप खुद से थोड़ा सा सेल्फ प्रैक्टिस अगर करना हो तो कर सकते हो। क्लियर हो गई बात? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, यश आपने ग्रुप में कोई क्वेश्चन पूछा था? यशराज? यस सर। हाँ बताओ क्या डाउट था वो? ए इंटू ए ट्रांसपोज अगर आई के इक्वल है तो क्या ए ट्रांसपोज इंटू ए भी आई के इक्वल होगा, जरूरी है या नहीं? देखो ए इंटू ए ट्रांसपोज अगर आई के बराबर है तो मैंने आपको कहा था दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लो। तो दोनों तरफ अगर आप ट्रांसपोज लोगे, ट्रांसपोज की क्या प्रॉपर्टी होती है प्रोडक्ट में? ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। और यहाँ पे क्या आएगा? आई ट्रांसपोज। आई ट्रांसपोज बोलो या आई बोलो, बात तो सेम ही है। और Yes, यहाँ sir. पे क्या आएगा? यहाँ पे वापिस आपके पास क्या आ जाएगा? वो खुद ही आ A. गया ना, ए। और यहाँ पे क्या आया? ए ट्रांसपोज। क्लियर है? तो इससे तो ट्रांसपोज लेने से तो वही रिजल्ट वापिस आ रहा है। अंडरस्टूड? तो यहाँ से काम नहीं बन रहा। आपको ये पूछा गया है कि क्या ए ट्रांसपोज इंटू ए की वैल्यू क्या होगी, क्या ये भी आई के बराबर होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो इसको भी देखो ध्यान से। अब एक्चुअली यहाँ पे इनवर्स का थोड़ा सा प्रॉपर्टी यूज होगा, तब जाके प्रूव हो पाएगा। इनवर्स अभी अपना पढ़ना बाकी है वैसे। ए ट्रांसपोज इंटू ए अपन को क्रिएट करना है ना? क्या क्रिएट करना है? ए ट्रांसपोज इंटू ए। तो यहां से ए ट्रांसपोज की जगह आप क्या लिख सकते हो? ए उधर जाके इनवर्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ए उधर जाके क्या हो जाएगा? ए इनवर्स। अभी इनवर्स जिस दिन पढ़ूंगा उस दिन सबको समझ में आएगा, अभी तो नहीं तो क्लैरिटी नहीं आएगी। ए इनवर्स आ गया, हाँ है ना? यहां तक समझ में आया? ए उधर जाके क्या हो जाएगा? ए इनवर्स। ये क्लियर हुआ? अब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स आया। अब आपको क्या करना है? ए से मल्टीप्लाई, तो मैं बैक साइड से दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूं।
बैक साइड से दोनों तरफ क्या करा, ए से मल्टीप्लाई, तो इधर मेरे पास क्या क्रिएट हो गया, ए ट्रांसपोज इंटू ए क्रिएट हो गया, और ए इनवर्स इंटू ए किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये प्रूव हो गया, ठीक है, तो ये भी आइडेंटिटी ही आएगा, अंडरस्टूड। सर ये जो स्केयर नहीं होंगी मैट्रिक्स उसके लिए भी अवेलेबल, मतलब नहीं, वो है? मैंने उसी दिन कहा था ट्रांसपोज इनवर्स ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही चलना है अपने को, ठीक है, कभी भी इनवर्स वगैरह निकालोगे कुछ भी करोगे ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए बात कर रहे हैं अपन, सारी कैलकुलेशन स्क्वायर में ही चलनी है अपनी। आगे बात समझ में? यस सर। ओके ओके एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय। बाय सर।